सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द डिफिकल्टीज दैट हुमायूं फेस्ड आफ्टर कमिंग ऑन द थ्रोन। तो चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की अचीवमेंट्स को 5 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर अप किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। एक रूल पर प्रेसिडेंट का रूल कब इम्पोज किया जाता है। सो यहाँ पे आंसर है आपका मार्केट्स के लोकल मार्केट्स में से सामान खरीदने के 3 बेनिफिट्स हैं। गुड्स आर चीप हियर, मोस्ट ऑफ द डेली यूजेस आइटम इज अवेलेबल हियर, द कस्टमर्स आर फ्री टू बार्गेन। हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस के एग्जामिनेशन का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा था जहां पे हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया था, और आज ही इस पार्ट में हम सेक्शन बी और सी को डिस्कस करेंगे तथा जो इसका हमारा लास्ट पार्ट रहेगा उसमें हम सेक्शन ई और डी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको सभी एग्जामिनेशंस को सब्जेक्ट वाइज देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एग्जामिनेशन क्लास 7 की प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारा क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन बी से शुरू होएगा, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं रिस्पेक्टिवली। इन क्वेश्चंस में आपको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना होता है। सो ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एनी 2 लेयर्स ऑफ द सॉइल एंड राइट देयर फीचर्स। यहाँ पे आपको एक सॉइल लेयर्स का डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको पहचान कर इसकी लेयर्स को लिखना है। कोई भी 2 लेयर्स के नाम आप लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारा सॉल्यूशंस ओपन कर लिए। सो जो आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है। फिर जो टॉप सॉइल से नीचे वाली लेयर होती है उसे हम सब सॉइल कहते हैं। फिर जो सेकंड लास्ट लेयर होती है आपकी उसे हम वेदर्ड रॉक कहते हैं, और जो आपकी लास्ट लेयर होती है उसे हम सॉलिड रॉक कहते हैं। अगर आप चाहे तो इसकी जगह बेड रॉक भी लिख सकते हैं। अब आपको जिन 2 की स्पेलिंग आसान लगे तो प्लीज़ उन्हीं लेयर्स को लिखिएगा ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में नंबर ना कटे। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है Muhammad Ghazni attacked India 17 times in 27 years and list any 4 places plundered by him. मोहम्मद गजनी ने इंडिया को 17 टाइम्स अटैक किया इन 27 ईयर्स। अब हमें 4 प्लेसेस को एनलिस्ट करना है जो उस द्वारा प्लंडर्ड की गई थी। तो चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 4 प्लेसेस दैट वर प्लंडर्ड बाय मोहम्मद गजनी आर, ठीक है। फर्स्ट प्लेस है आपकी मथुरा, सेकंड आपकी थानेसर, थर्ड आपकी नगरकोट, और फोर्थ आपकी कानौज। ये जो 4 प्लेसेस है ये मोहम्मद गजनी द्वारा प्लंडर्ड की गई थी। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्यूनरेट एनी 2 प्रोविजंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के हमें यहाँ पे कोई भी 2 प्रोविजंस के बारे में बताना है। सो यहाँ पे आंसर्स देखिए। 2 प्रोविजंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी आर, राइट टू इक्वालिटी के 2 प्रोविजंस हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सभी समानता है, सभी समान है। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, जो लॉ है वो सभी को बराबरी के अधिकार और प्रोटेक्शन देती है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, मेंशन द डिफिकल्टीज दैट हुमायूं फेस्ड आफ्टर कमिंग ऑन द थ्रोन। हुमायूं कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी जब वह थ्रोन पर आए थे। सो इसका सोल्यूशन देखिए। सो इसका आंसर है हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजरी, ठीक है। ये उसका पहला रीजन डिफिकल्टी थी हुमायूं की कि उसके पास खाली ट्रेजरी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट ही हैज टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफगान्स एंड राजपूत। सेकंड डिफिकल्टी ये थी कि उसे अपने ब्रदर्स, रिलेटिव्स, अफगान्स और राजपूत का
ओपोजिशन फेस करना पड़ा था। थर्ड जो उसे डिफिकल्टी आई थी, ही मल्टीप्लाइड हिज प्रॉब्लम विद हिज ओन फॉइलीज एंड वाज एडिक्टेड टू ओपीएम। उसने अपने ही रिश्तेदारों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर लिया और वह ओपीएम से एडिक्टेड था। तो ये तीन जो थी आपकी प्रॉब्लम्स थी हुमायूं को आई थी थ्रोन पे आने के बाद। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू होएगा, ठीक है। सेक्शन 3 में जो है आपके क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें एक डाटा दिया हुआ है, उसे हमें एनालाइज कर उसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो एनालाइजेशन का यहाँ क्या टॉपिक है, कॉजेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज है। तो सबसे मेजर जो कॉज है वो है स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर, जिसका शेयर जो है 35 to 45% का है। फिर जो सेकंड लार्जेस्ट रीजन है वो है कैटल पैस्चर, जो 20 से 25 का शेयर देता है। फिर है लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, ज़्यादा स्केल में एग्रीकल्चर होना, यह 15 to 20% का कंट्रीब्यूशन देता है। फिर आ जाता है आपका लॉगिंग, वो आपका 10 से 15% का कंट्रीब्यूशन देता है, और बाकी जो 5% बच गया वो और फैक्टर्स द्वारा उनका कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 2 मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के 2 मेजर कॉजेज को आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड आर लाइफलाइन, गिव एनी 2 रीजंस। फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइंस होती है, उनके कोई भी 2 रीजंस बताए। सो यहाँ पे मैंने आपका डाटा का स्क्रीनशॉट ले लिया आंसर शीट में। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के इस पैराग्राफ के आधार पर 2 मेजर कॉजेज बताए। सो आपका आंसर है 2 मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर स्मॉल होल्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और कैटल पेस्चर, आप अपने पशु पक्षियों को घास को चराना से ही डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर द मेजर लाइफलाइंस, गिव एनी 2 रीजंस। तो पहला रीजन है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। फॉरेस्ट जो है हमें फ्रेश एयर देते हैं सांस लेने के लिए। सेकेंड रीजन है, दे गिव अस वुड, रबर, टिम्बर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मच मोर। वह हमें वुड, रबर, टिम्बर, फ्रूट्स, वेजिटेबल और बहुत कुछ देते हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट पता हो तो इनके अलावा आप और भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के हमें अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। सो यहाँ पे सॉल्यूशंस देखिए, at the end of 18th century, Ranjit was rose to power. He was a born leader, brave soldier and able administrator. ये फर्स्ट कैपेबिलिटी थी रंजीत सिंह की कि वह एक बॉर्न ब्रेव लीडर थे, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक ब्रेव सोल्जर भी थे। नेक्स्ट, ही कैप्चर्ड लाहौर एंड अमृतसर। उन्होंने लाहौर का और अमृतसर को अपने कंट्रोल के अंदर ले आए। Next, he also brought 6 chiefs under his control and established his kingdom in Punjab. उन्होंने क्या किया, 6 chiefs को अपने कंट्रोल के अंदर ले आए और उन्होंने अपना किंगडम पंजाब के रीजन में एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट, ही also conquered कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। उन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान पे भी अपना कब्जा जमाया। नेक्स्ट, हिज आर्मी वाज वेल इक्विप्ड एंड डिसिप्लिन्ड। उनकी आर्मी जो है अच्छी तरह से हथियारों से लैस थी और डिसिप्लिन्ड भी थी। सो ये जो है ये महाराजा रंजीत सिंह की 5 अचीवमेंट्स थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द स्टेप्स टेकन बाय टीपू सुल्तान टू चैलेंज द पावर ऑफ ब्रिटिशर्स। टीपू सुल्तान द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे ताकि वह ब्रिटिशर्स की पावर को चैलेंज कर सके। तो सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो आंसर आपका 3 पॉइंट्स में है, पहला पॉइंट है, Tipu Sultan was a staunch enemy on British and keep opposing them till his death. टीपू सुल्तान जो था वो ब्रिटिश का एक स्टैंच एनिमी था और उन्हें अपनी डेथ तक अपोज करता रहा, ठीक है। सेकंड स्टेप उन्होंने क्या उठाया, he sent his ambassadors to France, Turkey, Iran, Arabs to seek help against the Britishers.
उन्होंने अपने एम्बेसडर्स को फ्रांस, टर्की, ईरान और अरब में भेजा ताकि वे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेल्प को सीख कर सके। फिर थर्ड उन्होंने क्या स्टेप उठाया? ही ट्राइड टू मॉडर्नाइज हिज नेवल पावर टू स्ट्रेंथन हिज पावर एंड डेवलप एक्सटर्नल ट्रेड। उन्होंने अपनी नेवल पावर को मॉडर्नाइज किया ताकि वह अपनी नेवल पावर को स्ट्रेंथन कर सके और एक्सटर्नल ट्रेड को डेवलप कर सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is the president's rule imposed on the state? प्रेसिडेंट का रूल एक स्टेट पर कब इम्पोज किया जाता है? यहाँ पे आपका आंसर है, द टर्म लेजिस्लेचर असेंबली इज फॉर 5 years. In the case it is not functioning according to the constitution, it can be dissolved earlier also. In the case president rule is imposed on the state. जो लेजिस्लेटर असेंबली होती है उसका टाइम जो होता है वो 5 years का होता है, पर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है तो उसे अर्लियर भी डिसॉल्व किया जा सकता है और उस केस में उस स्टेट पर प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज किया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ बाइंग गुड्स फ्रॉम द नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मार्केट में से गुड्स को बाय करने का क्या फायदा है? तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट बेनिफिट है, गुड्स आर चीप है। गुड्स जो है यहाँ पे सस्ते होते हैं। नेक्स्ट आपका फायदा है, मोस्ट ऑफ द डेली यूजेज आइटम इज अवेलेबल हियर। डेली यूजेज का ज्यादातर आइटम यहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। थर्ड है आपका बेनिफिट, द कस्टमर्स आर फ्री टू बार्गेन। जो कस्टमर्स है वो फ्री टू बार्गेन है। बार्गेन का मतलब होता है जैसे आप कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं इतना रेट नहीं, इतना रेट होना चाहिए, तो उसे हम बार्गेनिंग कहते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको क्लास 7 डीएवी का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।